हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजी के ऑनलाइन। आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, जिसमें हम लोग सेकेंड यूनिट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। इससे लास्ट सेशंस जो मैंने आपके लिए हैं उसमें हमने पहला चैप्टर किया था इस यूनिट का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें मैंने आपके साथ जो डिस्कशन करने गया था उसमें मैंने जो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वो मैंने दिया था एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। किसी भी प्लांट के जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं मैंने उनके बारे में डिस्कशन किया था अपने लास्ट सेशंस में, जिसमें हमने बात करी थी प्लांट्स के लीफ की, स्टेम की, रूट, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, सीड, फ्रूट, ये सारी हमने बातें इनके कैरेक्टर्स समझे थे और इनकी फैमिलीज पढ़ी थी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी से कि वो चैप्टर आपने डेफिनेटली रिवाइज कर लिया होगा, प्रॉपर तरीके से जो टेस्ट भेजा गया था उसको किया होगा। ठीक है, अभी और भी टेस्ट मिलेंगे आपको आगे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे चलता जाएगा बैच आपको और टेस्ट के लिंक्स प्रोवाइड कराता रहूँगा मैं। ठीक है, बस जिम्मेदारी आपकी है कि आपको उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो आज का जो सेशन स्टार्ट होगा वो एक नए चैप्टर के साथ होगा, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। ठीक है ना, हाँ या ना। तो हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एनाटमी क्या होती है? एनाटमी का मतलब एक तरीके से बेटा, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं? बॉडी के जो अंदर है हमारे, उन स्ट्रक्चर्स को जब हम स्टडी करते हैं डिटेल में, दैट इज कॉल्ड एनाटमी। ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या है, उसके अंदर के बॉडी के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, कौन सा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की, सब जानते हैं, बेसिक यूनिट सेल होती है। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई होती है। अब सेल आगे जाके टिश्यू बनाता है, टिश्यू आगे जाके ऑर्गन्स बनाते हैं, ये सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। ठीक है ना, ये सबको क्लियर है। बट अब बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मिलने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं या जो XYZ चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो कैसी हैं, किससे बनी है, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। केवल वो बात आती है एनाटमी में। किस में आती है बात? एनाटमी में। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी भी मैंने फ्लावरिंग प्लांट की ही पढ़ाई है, अब एनाटमी की ही हम उसी की पढ़ेंगे। ठीक है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होते हैं जिनमें, उन्हीं की बात कर रहे हैं, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा डेफिनेटली आप लोगों को। एक सेकंड रुकिएगा जरा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले बात करेंगे हम टिश्यू की। क्यों? क्योंकि बेटा प्लांट्स जो हैं उनके अंदर मेजर पार्ट में टिश्यू ही प्रेजेंट है। किससे बने हुए? पूरा टिश्यू ही प्रेजेंट है। दूसरा, फिर हम टिश्यूज के कौन कौन से सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनको पढ़ेंगे। तीसरा, जब हम टिश्यू को अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे तब हम प्रॉपर तरीके से डाइकॉट और मोनोकॉट, दो टाइप के प्लांट्स पढ़ाए हैं मैंने पिछले चैप्टर में भी, आपको मॉर्फो में फर्क बताया है कौन मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर समझेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूंगा, जिससे आपको ओवरव्यू पता लग जाए सेकेंडरी ग्रोथ का। बाई चांस गलती से एक आध क्वेश्चन गलती से अगर आ गया तो आप रुके ना रहे उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं, यहाँ तक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बट इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, कौन से टिश्यूज काम करते हैं, कैसे, पूरा मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, मेन पार्ट्स बता दूंगा आपको। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू से। क्लियर है? तो सबसे बेसिक यूनिट हायरार्की आपने सुनी होगी, सबसे बेसिक हायरार्की सेल बेसिक यूनिट होती है, इससे मिलके बनता है टिश्यू। अगर हम सीधी भाषा में कहें, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? टिश्यू क्या है? एक सेल का ग्रुप है। सही बात है कि नहीं? सेल बेसिक यूनिट है और टिश्यू उसका ग्रुप है, जिसकी मदद से पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। अब यही टिश्यू आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी? ऑर्गन्स। ठीक है, और ये ऑर्गन्स आगे जाके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं आगे जाके? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम आगे जाके बनाता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। लिख दो आप, क्या बनाता है ये? ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, कहानी समझ में आई। सबसे पहले कौन है, सेल, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो आज जो मैं सबसे पहले बात करने जाऊंगा वो हायरार्की के सेकंड लेवल टिश्यू की। तो टिश्यू कुछ नहीं बेटा, सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू बॉडी का ही पार्ट है जो सेल के ग्रुप से मिलके बनता है। चले तो सुनिएगा ध्यान से। You can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of larger living organism, both plants and animals। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ये बता रहा है कि मॉर्फो क्या है और एनाटॉमी क्या है। मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल फीचर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर जो कि हम आराम से नोटिस कर सकते हैं। प्लांट की लीफ कैसी है, स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, ये सारी बातें मैं सिखा चुका हूँ। फ्लावर कैसा है, उसका इन्फ्लोरेसेंस, दीज ऑल आर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हम आप कोई भी आराम से देख के बाहर से ही बता सकता है, चाहे वो किसी कॉम्प्लेक्स प्लांट का हो चाहे किसी कॉम्प्लेक्स एनिमल का हो। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो एक्सटर्नल फीचर है, हम बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि इसके पास फलाना फलाना ऐसे ऐसे फीचर्स पाए जा रहे हैं। बट वहीं पर अगर हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करनी हो, उनको समझना हो, तो हम केवल मात्र बाहर से देख के उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वही लिखा है। तो अब बात यह आई कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जब हमने देखे तो क्या सेम मिले? नहीं मिले, किसी में सेम थे किसी में डिफरेंट थे। तो वेराइटी है, बायोडाइवर्सिटी है भाई। एक जैसे तो ऑर्गेनिज्म है नहीं अर्थ पे, बहुत डिफरेंट वेराइटी के, तो डेफिनेटली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कुछ के सेम होंगे और ज़्यादातरों के डिफरेंट होंगे। सेम चीज़ हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी लागू करेंगे, बट उनको ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि हम केवल देख के बता पाएं कि ये स्ट्रक्चर में है तो इसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। जब तक हम उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बॉडी को कट करके नहीं ओपन करके देखेंगे, तब तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बता ही नहीं सकते। तो ये लिखा है। सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो वही बोल रहा है, अगर हम कट ओपन करके देखेंगे ऑर्गेनिज्म को तो वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म में तो सिमिलैरिटीज मिलेंगी, कुछ में डिफरेंसेस। और इस चैप्टर में हम केवल उन्हीं इंटरनल स्ट्रक्चर्स के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वही लिखा है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से कौन सा टिश्यू या कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। तो प्रॉपर देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे और फंक्शन भी देखेंगे। क्लियर है? आगे देखना अब क्या लिखा हुआ है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो ये डेफिनेशन दे दी, किसी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स के पास क्या है? सेल्स। अब सेल हर किसी की बेसिक यूनिट है। प्लांट के हमारे पास भी सेल है, तो भी लिखा है प्लांट्स हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। डेफिनेटली cells are organized into tissue and in turn the tissue are organized into organ। ये मैंने अभी पूरी हायरार्की लिख के दी। क्लियर है? different organs in a plant show difference in their internal structure। और इन्हीं की वजह से हर ऑर्गन का फंक्शन भी अलग है, वो डिफरेंट है और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं। क्लियर बच्चा पार्टी? हाँ या ना? क्यों है? क्योंकि सेल्स अलग अलग है, सेल्स अलग अलग परफॉर्म करती हैं फंक्शन। सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से ऑर्गन्स भी बहुत वैरायटी के देखेंगे और सबके इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग दिखते हैं। तो एंजियोस्पर्म में अगर हम स्पेशली बात करें, जैसे मोनोकॉट डाइकॉट की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो वही लिखा है विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। अगर हम एंजियोस्पर्म में भी देखें, यही फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इन्हीं के भले ही ये मोनोकॉट भी एंजियोस्पर्म है और डाइकॉट भी एंजियोस्पर्म है दोनों एक ही ग्रुप के, तो इनकी सिमिलैरिटीज मिलनी चाहिए, बट इनमें भी एनाटॉमिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं क्योंकि सब सेम नहीं है, कुछ ना कुछ जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस मिलेंगे। तो वही लिखा है क्या? विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडेप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। और इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के भी हमें ये भी पता लगता है कि उस ऑर्गेनिज्म की क्या एडेप्टेशन है, मतलब उसने अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाए हैं, क्या उसने अपनी हैबिट्स बदली हैं,
क्या उसने अपने ऑर्गन्स की शेप बदली है या उनके फीचर्स बदले हैं जिससे वो अपने इन्वायरमेंट में कोप अप कर पाए, उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। तो वो लिखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब कंडीशन के हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन हो जाए, चेंजेस हो जाए, ठीक है, जिससे वो अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आसानी से जिंदा रह पाए। तो वो बता रहा है यहाँ पर, ये वाली बात क्लियर है। तो ज़्यादातरों में तो सेम है, बट सेम नहीं, ज़्यादातरों में डिफरेंस मिलते ही मिलते हैं। तो वही बोल रहा है ये, ठीक है बच्चा पार्टी। उम्मीद करूँगा यहाँ तक भेजे में फिट हुई होगी बात, क्लियर है। तो ये बात थी एनाटॉमी की। व्हाट इज एनाटॉमी? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसे एनाटॉमी बोला जाता है। सीधी भाषा में यही बताया अभी तक मैंने, क्लियर है। और जिन ऑर्गेनिजम्स के भी आप ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करोगे, सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी पर उससे ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज मिलेंगी। इवन देन एंजियोस्पर्म के ही दो भाई हैं, कौन कौन? मोनोकॉट और डाइकॉट। उनमें भी एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्लियर है। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जाएंगे, बट उन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को समझने के लिए हमें टिश्यू और टिश्यू सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए बच्चा पार्टी? टिश्यू के बारे में और टिश्यू सिस्टम के बारे में, क्लियर है, हाँ या ना? दो चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले टिश्यू तो मैं बता चुका हूँ, क्या एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, इसका कॉमन ओरिजिन होता है और ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर। तो वो लिखा है अ टिश्यू इज ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट है। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसके पास एक कॉमन ओरिजिन है, ये सारे प्रॉपर्टीज होती है। टिश्यू क्या है? ये मार्क करते चलना, ग्रुप ऑफ सेल है। दूसरा, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। तीसरा, यूजुअली हमेशा नहीं, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ज़्यादातर कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करता है टिश्यू। तो वही लिखा है, क्या है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल है जिनका कॉमन ओरिजिन होता है और एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्लियर है। और प्लांट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, बट मेन दो कैटेगरी में बांटा जाता है। प्लांट टिश्यू को मैं किसको लिख रहा हूँ? प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, दो मेन कैटेगरी है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, पहला कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक। और दूसरा है परमानेंट। तो दो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेन डिफरेंस क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है, ये जो टिश्यू है, हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। परमानेंट में क्या है? डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक कौन होते हैं बेटा? जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी, मतलब ये टिश्यू और आगे नई नई सेल्स बना सकता है। डिवाइड का मतलब क्या कर रहा है? सेल तो डिवाइड करेगी। तो इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करके नई नई सेल्स बनाती रहती हैं। पर परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं करती। तो क्या करती हैं? बैठी रहती है? नहीं, बैठी नहीं रहती। पर्टिकुलर अपना जो उनको काम दिया गया होगा वो परफॉर्म करती हैं। तो इनका काम डिवाइड करने का नहीं है, ये बन गई एक बार और अपना पर्टिकुलर इनको फंक्शन बता दिया, लो भैया ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है इसके अंदर प्लांट के लिए। तो वो काम परफॉर्मेंस करती रहती हैं बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। पर ये अपना काम मेन भूल जाती हैं, डिवाइड करना ही। एक्चुअल में ये परमानेंट टिश्यू इसी से ही बनता है। ये परमानेंट टिश्यू कोई भगवान ने थोड़ी उतार के भेजा है, ये सब इसी की देन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, क्लियर है। बट मेन डिफरेंस क्या है कि ये डिवाइड करते रहते हैं जीवन भर, ये डिवाइड नहीं कर पाते, इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो वही लिखा है, अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। The tissue are classified into two main groups, namely meristematic and permanent tissue, based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. तो वही बोल रहा है कि इसकी जो टिश्यू है, इसकी सेल डिवाइड करती रहती है, नई सेल बनी वो भी डिवाइड करी, वो बनी फिर एक और नई डिवाइड बनी, फिर एक और करी नई बनी, फिर वो भी डिवाइड करी। तो इनका जीवन भर डिवाइड करने में निकल जाता है। पर क्या सेल्स, ठीक है। बट परमानेंट टिश्यू, इसका काम एक बार बन गई, एक कोई पर्टिकुलर काम मिल गया तो ये परफॉर्म करने चालू हो जाती हैं। तो ये होते हैं बेटा सरकारी, इनको एक फिक्स जगह मिल गई, अब ये कहीं नहीं जाएंगे रिटायरमेंट तक, ये यहीं पे काम करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये बेचारे प्राइवेट सेक्टर के, इनको मेहनत कर करके डिवाइड करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो इनको निपटा दिया जाएगा, हाँ या ना। तो सिंपल सा पढ़ना, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो गए,
ये इनका भी काम स्पेशलाइज आकर लगाओ, इनका भी तो काम एक ही है, स्पेशलाइज, डिवाइड ही तो करना है, इन्हें और कुछ करना ही नहीं होता इसके अलावा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि पूरा पेड़ पर ये जो फंक्शन है इसी की बदौलत पूरा प्लांट बनता है बेटा। जो छोटा सा सीड में एम्ब्रियो होता है ना, उसी से इतना लंबा चौड़ा पेड़ बनता है, वो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बदौलत होता है। अगर ये नहीं होती तो वो इतना जो लंबा चौड़ा सा पेड़ बना है वो कभी बन ही नहीं पाता। क्लियर है? तो ये दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। कोई दिक्कत किसी को इस प्रकार में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों पार्टी, उम्मीद करूँगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। तो मैं पहले चालू करने जा रहा हूँ अब इन दोनों टिश्यू में से सबसे पहला टिश्यू का टाइप, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी मैंने बताया ये टिश्यू की जो सेल्स होती है इनका एक ही मोटिव होता है कि ये डिवाइड करके नई सेल बनाएंगी, और जो नई सेल बनेगी वो फर्दर डिवाइड करके नई सेल बनाएगी, वो जो नई बनेगी वो फर्दर डिवाइड करके नई सेल। तो ये प्रोसेस चलता चला जाता है। तो अब बात ये आई कि इसका मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन बता तो दिया कि ये पूरा प्लांट बनाती है। जो भी आपको प्लांट के अंदर पार्ट्स दिखते हैं वो सब इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की देन है भाई। अगर ये नहीं होते तो कोई प्लांट का कोई हिस्सा इनके बिना बन ही नहीं सकता यार, क्योंकि सेल बनाने की कैपेसिटी जिसमें वही भगवान, हाँ या ना? तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद ही सेल बना रहा है। सेल इज अ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब यूनिट ऑफ लाइफ बना रहा है तो भाई उसका क्या ही मुकाबला। तो ये पूरा प्लांट, पूरे प्लांट के हर एक कोने कोने के स्ट्रक्चर को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बना के देता है। अब वो स्ट्रक्चर फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है वो बात की बात है, पर बना के तैयार करके कौन दे रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट्स इट। तो वही लिखा है क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ इन प्लांट्स, आगे बात वही, इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टम्स। अब ये बोल रहा है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही होती है, लिमिटेड एरिया में। ऐसा नहीं उठा के हर जगह प्लांट ग्रो करना चालू हो जाता है। कुछ ही रीजन्स होते हैं रिस्ट्रिक्टेड जहां पर प्लांट की एक्चुअल ग्रोथ दिखती है, जहां पर ये प्लांट ग्रो करता है। तो उस एक्टिव रीजन को जहां से ये ग्रोथ चलती है, जहां पर एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा होता है, उन रीजन्स को हम नाम देते हैं मेरिस्टम्स। क्या नाम देते हैं बेटा उस रीजन को? मेरिस्टम। रीजन है ये मेरिस्टम, और वहां उस रीजन में जो मिलने वाला टिश्यू है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जैसे कि मान लो ये ग्राउंड है, इसमें मैंने एक प्लांट बना दिया, ठीक है, ये प्लांट आ गया, इसकी ये प्लांट की ये टिप है, ये टिप आ गई। तो ऐसे ही इसके अंदर से रूट्स निकल रही हैं। क्या निकल रही है? रूट साइड में भी जा रही हैं, इस पे ब्रांचेस जा रही हैं निकल निकल के, इस पे लीफ आ रही हैं आपकी, ठीक है ना? तो अब कहाँ पर? टिप्स पर मिलता है, याद रखना। जो मेरिस्टम्स की बात करूँ तो वही है। मेरिस्टम क्या है? वो रीजन है जहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेटेड होता है, या फिर वो रीजन जहाँ जिसके अबाउट प्लांट की ग्रोथ चलती है। तो वही लिखा है, ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टम्स। क्या नाम देते हैं उसे हम? मेरिस्टम। ठीक है। मेरिस्टोस वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइडेड, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? डिवाइडेड। ठीक है, तो हाँ या ना? तो वही बात कर रहे हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम। अब प्लांट में भी ये दो तरीके के मिलते हैं, ठीक है। एक मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, जैसे कि रूट है, इसकी जो ये टिप है ये एपिकल मेरिस्टम है। कौन है ये बेटा? एपिकल। ऐसी शूट है यहाँ पर, बिल्कुल एपिकल मतलब टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर। यहाँ पर जो मेरिस्टम मिलता है उनको हम एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं, या मेरिस्टमेटिक रीजन है ये भी कौन है? मेरिस्टम है, और इसके अंदर मिलेगा मेरिस्टमेटिक सेल्स या मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलेगा। अब बात ये आ रही है कि इनको क्या नाम देते हैं, वो सारे नाम मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। ये टिप है, इन पे जो मिलने वाले मेरिस्टम है दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। कौन से मिलते हैं बेटा? एपिकल। तो तीन तरीके के, मैं शूट के साथ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कि मान लो एक शूट है, ठीक है, ये जो टिप है यहां पर जो मिलेगा मेरिस्टम, दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम, ठीक है बेटा, बल्कि शूट एपिकल, उल्टा लिख दिया मैंने, है शूट एपिकल, नहीं तो तुम भी गलत नोट कर लोगे। दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, जो शूट की या स्टेम की टिप पे मिलता है, ठीक है। ऐसी एक रूट निकल रही होगी यहां से, ऐसी क्या निकल रही होगी यहां से? रूट्स, ठीक है। ये रूट है, इसके ऊपर रूट कैप है, ये रूट कैप है। अब रूट कैप हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, इस इधर वाले पार्ट पे, यहां पर इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे?
रूट एपिकल मेरिस्टम। तो दो है दोनों ही एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो वही लिखा है द मेरिस्टमैटिक मेरिस्टम्स विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। तो वही लिखा है, ये भी दो डिफरेंट काइंड के। सबसे पहला काइंड आ गया कौन सा, एपिकल मेरिस्टम। कहाँ पे मिलता है ये, टिप पे मिलता है। किसकी टिप पे, रूट और शूट की, जो मैंने डायग्राम बना के दे दिया। और ये क्या बनाएगा, प्राइमरी टिश्यूज। मतलब जब प्लांट यंग है तो उस टाइम पर जो भी टिश्यू बनेगा इन प्लांट में वो सब यही तैयार करके देंगे। तो प्राइमरी स्टेज में जब प्लांट यंग है उस स्टेज में जो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन है, एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है, उम्मीद करूंगा पेज में फिट हुई होगी बात। ठीक है, डायग्राम में भी बनना है, एपिकल मेरिस्टम बनना है, ये रूट का बनना है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ग्रोइंग पार्ट है, ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, इसमें ये वाला ग्रोइंग पार्ट है, टिप है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है बेटा, हाँ या ना। तो ये रूट का हिस्सा बनना, और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये रूट कैप बना हुआ है। तो यही काम कर रहा है, यही सेल्स बना रहा है सारी, ऐसी यही सेल्स बना रहा है। ये सब जो साइड में भी निकल रही है ना, सब इसी मेरिस्टम की देन होता है, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। चले आगे, आगे सुनना, जरा ध्यान से सुनना। रूट एपिकल मेरिस्टम occupies the tip of root while the shoot apical meristem occupies the distance most region of the stem axis। तो मतलब वही है, रूट एपिकल की कहानी क्या है, ये केवल टिप पर ही बैठा होता है यहाँ पर रूट में। पर स्टेम एपिकल मेरिस्टम में क्या है, स्टेम के डिस्टेंट मोस्ट रीजन पर भी ये मिलता है। जैसे स्टेम एपिकल मेरिस्टम बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बीच बीच में भी नोड्स के पास भी इस जगह भी मिलना चालू है, जिससे ये ब्रांचेस निकलेंगी ना, ये इसी एपिकल मेरिस्टम की देन होती है। ठीक है ना, इसी एपिकल मेरिस्टम की देन होती है। तो ये लिखा है क्या, रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ रूट व्हाइल द शूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। ठीक है, दूर मिलती है, टिप पर नहीं मिलती, टिप से थोड़ा नीचे मिलती है। चलें आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड from shoot apical meristem constitute the axillary bud। तो यही बोल रहा है, जब स्टेम की ग्रोथ चल रही होती है, मान ले स्टेम ग्रो कर रही होती है, धीरे धीरे ऊपर जा रही होती है, इसमें से लीव निकलती है। क्या निकलती है बेटा, लीव्स बनती है, स्टेम में तो लगती है लीव। तो वही लिखा है, जब स्टेम ग्रो कर रही होती है और इस दौरान जब लीव बनती है या स्टेम इलोंगेट होती है तो एपिकल मेरिस्टम की वजह से, एपिकल मेरिस्टम ही तो टिश्यू बना रही है, वो पीछे छोड़े फिर आगे बढ़ गई, फिर और नए टिश्यू बनाए वो पीछे छोड़े फिर आगे बढ़ गई। तो जस्ट लाइक दिस, जैसे मान ले ये स्टेम है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, इसने सेल्स बनाए तो वो सेल्स पीछे आए, ये आगे बढ़ गई, और सेल्स बनाए पीछे छोड़े फिर ये आगे बढ़ गई, फिर और सेल्स बनाए फिर ये आगे बढ़ गई, फिर ये और सेल्स बनाए फिर ये आगे बढ़ गई। तो इस दौरान क्या होता है, इस एपिकल मेरिस्टम के कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम्स की सेल यहाँ रह जाती है पीछे, सारी नहीं, कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स पीछे रह जाती हैं। जैसे एक दो सेल्स छूट गई यहाँ पर, ठीक है, एक दो सेल्स छूट गई यहाँ पर। तो ये सेल्स जैसे लीव यहाँ से ग्रो कर रही है तो लीव बनी होगी तो इसी ने काम किया होगा, कुछ सेल्स यहाँ पर रह जाती हैं, और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम की सेल जो पीछे रह जाती हैं ये कन्वर्ट हो जाती है ऐसे करके एक्सिलरी बड में। क्या, एक्सिलरी बड, जो स्टेम और लीफ की जो पिटियोल है उसके एक्सिस वाले पॉइंट पे आती है, जो एंगल है ना इन दोनों के बीच का एंगल एक्सिस बनना है उसके साइड में लाए करती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। और ये किसने बनाई है, शूट एपिकल। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ या फिर स्टेम की इलोंगेशन सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह गई, और वो क्या बन जाती हैं, एक्सिलरी बड। अब इस एक्सिलरी बड के दो फंक्शन होते हैं, या तो ये फ्लावर बनाएगी, फ्लावर बना देगी, या इधर से एक स्टेम की ब्रांच निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स है तो कुछ भी डेवलप कर सकती है, या तो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी नहीं तो एक नया ब्रांच क्रिएट कर देगी स्टेम की। तो वो लिखा है, सच बर्ड्स प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ लीव एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। तो एक्सिलरी बड इज नथिंग जस्ट अ शूट एपिकल मेरिस्टम। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा भेजने में क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, क्या, इसी शूट एपिकल मेरिस्टम, जनरली ये केस ग्रासेस का है, इसमें क्या होता है, जब ये सेल बना रही होती है, ये मान ले शूट एपिकल मेरिस्टम है यहाँ, इसने नई सेल बनाई, पीछे बन गई। अब वो जो नई सेल्स बनी है उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो भाई तुम आगे फर्दर डिवाइड करो, नहीं तो तुम अपना काम लेके फिक्स हो जाओ। तो जनरली क्या हो रहा होता है,
ये शूट एपिकल मेरिस्टम नई नई सेल्स बनाती है और वो नई सेल्स पीछे रह जाती हैं और वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी भूल जाती हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट सेल्स में। काइमेट टिश्यू में कैसे टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है? परमानेंट। ये कौन है? शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम। ठीक है, अब ये कैसी सेल्स हैं? प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू है? प्राइमरी टिश्यू। ये डिवाइड नहीं करता। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ टुकड़े ऐसे बीच में रह जाते हैं यहां पर, और फिर इसके पहले भी क्या था? प्राइमरी टिश्यू। ये जो टिश्यू है ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसकी ही देन है। जब ये ग्रोथ कर रहा होगा ना तो पीछे परमानेंट सेल्स बनाता जा रहा है, बट कुछ हिस्सा इसका पीछे छूट गया और ऐसा लगता है कि वो दो परमानेंट प्राइमरी टिश्यू के बीच में सैंडविच की तरह पीछे रह गया, एक्सिस पे टिप से पीछे छूट गया। हाँ या ना? जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दोनों तरफ से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने या ऐसे टिश्यू ने घेर रखा है जो डिवाइड नहीं कर सकता, तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम नाम देते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, क्या नाम देते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टम। और ये ग्रासेस में बहुत अच्छा काम करता है, ग्रासेस का फीचर। अब इसका काम क्या है भाई? इसका काम तो मेन ग्रोथ कराना है प्लांट की। कौन सा? शूट एपिकल मेरिस्टम। अब इसका काम क्या है? एक्चुअल में कभी कभार प्लांट की बाई चांस आप इमेजिन करो अगर शूट को हटा दिया जाए, शूट एपिकल मेरिस्टम खत्म कर दिया जाए, तो फिर क्या ये कभी प्लांट आगे ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्लांट्स के केसेस में ये इंटर कैलरी मेरिस्टम इनको सेवियर का काम करता है। अगर किसी कारण की वजह से ऊपर की टिप उड़ गई इस प्लांट की, तो उसके बावजूद भी ये स्टेम फर्दर वापस से ग्रो कर जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें शूट पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी जैसा इसकी स्टेम की एक्सिस में थोड़ा पीछे की तरफ जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने घेर रखा है, वहां पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटर कैलरी मेरिस्टम का नाम से मिलता है। तो अगर कभी कभार ऊपर का टिप उड़ भी जाता है तो वापस से उस टिप को रीजनरेट करने का काम कौन करता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। इस टिप को वापस से रीजनरेट कर देता है। क्लियर है? तो ज्यादातर किसमें होता है? ये ग्रासेस में। तो जब जो भी गाय भैंसे वगैरह होती है, अगर वो उनको ग्राउंड में छोड़ दिया जाए किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए, तो वो जनरली ग्रास को पूरा जड़ से तो नहीं खाती, टिप टिप खा जाती है उसकी। तो ऊपर का जो हेड है वो गायब हो गया, तो मेरिस्टम गायब हो गया, तो फिर जिसकी वजह से क्या हुआ? ये ग्रोथ रुक जाएगी, बट ऐसा ये होने नहीं देगा, तो ये उस स्टेम की टिप को वापस से रीजनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर बढ़िया केस काम करता है ग्रासेस में। तो वही लिखा है द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ये मैच्योर टिश्यू इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इज नोन एज इंटर कैलरी मेरिस्टम। एपिकल का हिस्सा नहीं, एपिकल से थोड़ा अलग है, आगे सुनना। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। वही बोला मैंने, ये जनरली रीजनरेट सेवियर का काम करता है। अगर टिप खत्म हो गई तो उसको वापस से रीजनरेट करने में हेल्प करता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो दो टाइप के आपने मेरिस्टम पढ़ लिए, एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी, और ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं बेटा। कौन होते हैं ये दोनों? प्राइमरी। तो वो लिखा है दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ठीक है, बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम। ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये यंग प्लांट में ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जब प्लांट नया नया बना होता है तो उस दौरान इस प्लांट की ग्रोथ के लिए ये प्राइमरी मेरिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो लिखा है बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्योंकि ये प्लांट की बॉडी में अर्ली स्टेज में बनते हैं और ये प्लांट बॉडी को प्राइमरी स्टेज में बनाने के लिए ये वाले ही मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही लिखा है क्योंकि ये अर्ली लाइफ में आते हैं और उस टाइम पे जब प्लांट यंग बॉडी बन रही होती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है, वो इन्हीं दोनों मेरिस्टम की वजह से बनती है। कौन कौन? एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक और टाइप का मिलता है मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। कौन सा? ठीक है, एक और सुनना, सेकेंडरी मेरिस्टम। कौन सा मेरिस्टम? सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक, चलें देखें, सुनना जरा।
हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? बीच में मुझे लगा शायद नेटवर्क का इशू आया। चलिए देखें, सुनना ध्यान से। दूसरे टाइप का मेरिस्टम बता रहा हूँ। प्राइमरी तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब एक और मेरिस्टम मिलता है जिसको हम सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। हम सेकेंडरी नाम इसलिए दिया गया है इस मेरिस्टम को क्योंकि ये थोड़ा प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तब ये काम आते हैं, तब इनकी वजह से ग्रोथ होती है। अर्लियर स्टेज में तो वो प्राइमरी मेरिस्टम ही काम करते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी। कौन कौन काम करता है? एपिकल और इंटरकैलरी। तो वही लिखा है क्या? The meristems that occur in the mature region of root and shoot। अब जो mature region है, जो mature हो चुके हैं, पहले ही बन चुके हैं root के regions, उनमें ये मिलते हैं, ठीक है। Particularly those that produce woody axis, जो woody axis बनाते हैं जो plant, उनमें ज़्यादातर मिलता है। तो वही लिखा है The meristems that occur in the mature region of root and shoot of many plants, particularly those that produced woody axis and appear later than primary meristem is called the secondary और lateral meristem। तो इनका मेन फंक्शन वुडी एक्सिस बनाना है, क्योंकि जब प्लांट यंग होता है तो वो हर्बेशियस होती है, उसकी एक्सिस ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, बट जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसके पास जो एक्सिस बन जाती है वुडी बन जाती है। बिल्कुल देखा नहीं है, बिल्कुल ठोस सी लकड़ी ब्राउन ब्राउन सी दिखती है, हाँ या ना? क्लियर? तो कैसी एक्सिस होती है? वुडी एक्सिस। तो उस वुडी एक्सिस को बनाने के लिए कौन सी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम। कौन सी रिस्पॉन्सिबल है बेटा? सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम। क्लियर है? अब कौन आता है इसमें? सेकेंडरी मेरिस्टम में कोई ना कोई तो आता होगा। दूसरी बात, इसकी शेप बहुत अच्छी बताई जाती है। तो ये जो मेरिस्टम होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल, इस शेप के, पूरी स्टेम में फैले होते हैं, ऐसे ऐसी पूरा सिलेंडर होता है, बीच में से हॉलो होती है ये, ठीक है, पूरा ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेगा तो ये मेरिस्टम तेरे को ऐसे गोल गोल दिखेंगे। ये मेरिस्टम्स कैसे दिखेंगे प्लांट के अंदर? सर्कुलर फॉर्म में दिखेंगे, क्योंकि काट के देखोगे ना सिलेंडर को तो सर्कल ही तो दिखेगा ऊपर से। वैसे पूरी एक्सिस में, जैसे ये है ना रिफिल डालते हैं कि नहीं डालते हम लोग यार, पेन के अंदर जो रिफिल होती है बिल्कुल वैसी सिलेंडर पड़ा होता है स्टेम के अंदर, आंखों से नहीं दिख रहा है, वो जब ट्रांसवर्स सेक्शन वगैरह करता है तब दिखता है। जैसे पेन को खोलो ना, उसके अंदर रिफिल देखो, रिफिल क्या है? सिलेंडर ही तो है। वो एक आपका सेकेंडरी मेरिस्टम है जो आपने उस पेन के अंदर डाल दिया। पेन क्या है? स्टेम है तुम्हारी। तो जब ये रिफिल अंदर से क्या करेगी? डिवाइड। तो डेफिनेटली मान लो अगर करता है ये ग्रो, रिफिल अंदर से डिवाइड करेगी तो कैसे ग्रो करेगी? साइडवाइज करेगी ना, अप एंड डाउन तो नहीं करेगी, साइडवाइज ग्रो करेगी रिफिल। अगर करेगी तो जैसे ही वो रिफिल साइडवाइज ग्रो करेगी तो ये स्टेम की विड्थ बढ़ती चली जाती है। तो आपने देखा हो यंग स्टेम की स्टेम कितनी पतली होती, यंग प्लांट की स्टेम कितनी पतली सी होती है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसकी स्टेम कितनी मोटी हो जाती है। वो उसका कारण यही लोग हैं, सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टम। तो वही लिखा है, ये मेरिस्टम सिलेंड्रिकल होता है नेचर में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। कौन कौन आता है? सबसे पहला फैसिकुलर कैम्बियम, नेक्स्ट इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, नेक्स्ट कॉर्क कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम। ये लेटरल मेरिस्टम के नाम है, ठीक है। उसमें कौन सा पढ़ा है मैंने? एपिकल और इंटरकैलरी। आगे सुनना। These are responsible for producing secondary tissues। सेकेंडरी टिश्यूज वही है जब प्लांट मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद उसने और ग्रोथ करी, और जब उसने ग्रो करी किसकी वजह से ग्रोथ करी? सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से। तो इन्होंने जो परमानेंट सेल बनाई, इन्होंने जो आपके टिश्यू बना के दिए, उनको नाम दिया गया सेकेंडरी टिश्यू। क्या नाम दिया गया? सेकेंडरी। बट एक्चुअल में पूरा नाम है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, क्योंकि अब वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो रहे थे, इसलिए। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये कहानी थी सेकेंडरी मेरिस्टम, तो वही लिखा हुआ। आगे सुनना। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, द न्यूली फॉर्म्ड सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्टेबलाइज। चाहे वो प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड करके बना रहा हो, चाहे वो सेकेंडरी मेरिस्टम डिवाइड करके बना रहा हो, तो जो नई नई बनी हुई सेल होती है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाती हैं और अपनी लूज कर देती हैं एबिलिटी। किसको? कौन सी एबिलिटी? डिवाइड करने की। और ये जो सेल्स बन के आती हैं इनको हम बोलते हैं परमानेंट या मैच्योर सेल्स। क्या बनते हैं? परमानेंट या मैच्योर सेल। और पूरे टिश्यू को बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? परमानेंट टिश्यू। तो वही लिखा है, आगे सुनना। एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। और क्या बनाती हैं ये? परमानेंट टिश्यू। क्लियर है, आगे सुनना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। अब ये तीन टाइप के टिश्यू बनाती है, याद रखना। कौन?
प्राइमरी मेरिस्टम कौन बनाती है बेटा? प्राइमरी प्लांट बॉडी में। तो वो लिखा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम बना रही है, शूट एपिकल और रूट एपिकल। डर्मल टिश्यू होते हैं जो एपिडर्मिस के जो बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू जो इस एपिडर्मिस के अंदर मिलता है, और वस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम आपने शायद 9-10 में सुने होंगे, जो वाटर और फूड के कंडक्शन कराने में हेल्प करते हैं, वो टिश्यू बनाने में हेल्प करती है। और वो और कोई नहीं, एपिकल मेरिस्टम। पर ये शर्त कब है? यंग प्लांट है तब। कौन है? यंग। अब प्लांट बड़ा हो गया तब बनाने हैं, तब फिर कौन काम करती है? तब काम करती है आपकी सेकेंडरी मेरिस्टम। कौन काम करती है? आपकी सेकेंडरी मेरिस्टम। तो अभी तो परमानेंट बनाने के लिए प्राइमरी वाले के लिए एपिकल मेरिस्टम ही काम कर जाती है। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो अब मैं वापस एक फ्लो डायग्राम बना देता हूं जिससे आप मेरिस्टमेटिक टिश्यू का कहानी समझ जाओ। मेरिस्टम ये दो प्रकार की, प्राइमरी मेरिस्टमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक। ठीक है, कौन कौन से? प्राइमरी मेरिस्टमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टमेटिक में दो, एपिकल और इंटरकैलरी। सेकेंडरी मेरिस्टम में तीन आते हैं, फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क। ये सब के आगे कैम्बियम लगा लेना। ये कहानी है सिंपल सी। मेरिस्टम दो तरीके के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में एपिकल और इंटरकैलरी, सेकेंडरी में फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी टिश्यू तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में है नहीं, मैं उसके बावजूद भी आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इन तीनों का काम कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा आपको। और ये तीनों बाद में आते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी के बनने के बाद, जब वो मैच्योर हो गई होती है। और इन सब का काम वही है, ये सब मेरिस्टमेटिक है। ये नई सेल बनाएंगे और इनके द्वारा जो नई सेल बनेगी वो स्पेशलाइज होगी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और ऐसी नई सेल को हम नाम देते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या नाम देते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद रखूंगा समझ में आया होगा। अब ये पूरी फ्लो चार्ट चलती कैसे है वो बताता हूँ। सबसे पहले काम करती है आपकी प्राइमरी मेरिस्टम। मैं लिख देता हूँ ओवरव्यू सा, फिर उसके टर्मिनोलॉजी अभी आगे आएगी। प्राइमरी मेरिस्टम ये डिवाइड करके क्या बनाती है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब ये तो प्राइमरी ग्रोथ हो गई भाई। अब सेकेंडरी ग्रोथ की बारी, तो सेकेंडरी मेरिस्टम चाहिए। तो अब वो सेकेंडरी मेरिस्टम कहां से है? या तो प्राइमरी बचपन में ही बन गया होगा, नहीं बनता। एक्चुअल में प्राइमरी मेरिस्टम ही आगे जाके मॉडिफाई करके सेल्स डिवाइड कर करके सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है। बट हर नहीं बनाता। कुछ परमानेंट टिश्यू, कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वापस से जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उनको वापस से याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे पास भगवान ने डिवाइड करने की कैपेसिटी दी है, बस तुम उसको भूल चुके हो। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया गया था, बिल्कुल वैसे ही कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ऐसे थे प्लांट में जो उसने बना के दिए थे प्लांट को कि भविष्य में अगर सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी तो इनको याद दिला देना कि तुम्हारे पास डिवाइड करने की कैपेसिटी है, जिससे ये सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से ही सेकेंडरी मेरिस्टम, और ये सेकेंडरी मेरिस्टम फर्दर जो नई सेल बनाएगा उनको क्या बनाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये कहानी चलती है प्लांट में बेटा, जब तक प्लांट मरता नहीं है तब तक। प्राइमरी से प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी की ही कुछ परमानेंट टिश्यू वापस से याद करते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको सेकेंडरी मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सेकेंडरी मेरिस्टम तो खुद ही डिवाइड करने वाला और फिर ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेता है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अब इन प्रोसेसेस को हम नाम क्या देते हैं वो जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये सारे टर्म्स इन्हीं प्रोसेसेस में यूज़ करे जाएंगे। क्लियर है? तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेंदी सेशन हो जाएगा। तो इस सेशन को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोगों को डेफिनेटली चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। तो इस सेशन को यहीं तक एंड करते हैं बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम अपने नए टॉपिक परमानेंट टिश्यू के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रेगुलर रिवाइज करो, एनसीईआरटी से पढ़ो बेटा, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं है। पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी से बुक से ही बनने हैं, हर लाइन पे बनने हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं तो उनके क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी बेस्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको उसकी थ्योरी रट जाएगी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन ज़बान पे याद हो जानी चाहिए आपको। क्लियर है? 7 से 8 बार आपको उसको रिवाइज करना ही करना पड़ेगा। मैंने पढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, जो डाउट है वो क्लियर कर दिया आप लोगों के, पर उसके बाद रिवीजन का काम आपका है। टेस्ट मैं लेता रहूँगा, आप लोगों के ग्रुप पे भेजता रहूँगा टेस्ट एक एक करके हर चैप्टर के। क्लियर है? बट रिवाइज आपको ही करना पड़ेगा। तो इस सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों।